गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, बस की यात्रा। ठीक है। मैंने जो आपको पहले की वीडियो सेंड कर रही हूँ, जो चैप्टर सेंड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहे हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। ठीक है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो अपन बस की यात्रा पार्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। जो बस की यात्रा है उसके जो कवि हैं कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है। अब अपन चैप्टर पढ़ें। क्या लिखा है बस की यात्रा? क्या कहानी है कि हम कवि कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती। मतलब उन 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम 4 बजे हम बस से चलेंगे पन्ना से। इसी कंपनी की पन्ना से बस जो होती है वो सतना के लिए घंटे भर बाद चलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब जबलपुर की ट्रेन हमें वहीं से मिल जाती है। ठीक है। तो सुबह घर पहुंच जाएंगे अपने अपने। ठीक है। तो हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। उन 5 में से 2 जनों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए उन्हें ये रास्ता सही लग रहा था कि हमें यही काम करना चाहिए, इस बस से चले जाना चाहिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस को सफ़र नहीं करते। दूसरे जो लोग होते हैं वो उन्हें सलाह दे रहे थे कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो शाम को कभी भी बस में सफ़र नहीं करते हैं। क्या क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं, बस डाकिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब वो क्या कह रहे थे कि रात में सफ़र, जो समझदार इंसान होते हैं वो सफ़र रात में नहीं करते। अब हमें भी होता है ना, हमें कहीं जाना होता है तो हम सुबह जाते हैं, शाम को नहीं जाते हैं। अपन कहीं बच्चे भी अकेले जाते हैं तो अपने पेरेंट्स कितना डरते हैं ना कि शाम को मत जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डर लगता है ना पेरेंट्स को। इसी तरीके से दूसरे लोगों ने समझा रहे थे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। मतलब जो बस में उनने देखा तो उसमें बहुत लोग, वृद्ध लोग भी बैठे हुए थे। तो उनको लगा कि नहीं, सही बस है बिल्कुल। और इसमें तो बहुत वृद्ध लोग भी बैठे हैं जिन्हें सदियों से अनुभव के लिए निशान हुए थी। मतलब उन्हें तो सदियों से अनुभव रहता है बूढ़े लोगों को। तो वो ये सोच रहे थे कि सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी कि इन्हें तो सदियों से भैया बहुत अनुभव होगा, है ना। तो वो सोच रहे थे कि हम चले जाएंगे। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इसीलिए इस बस में सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब लोग जो थे, कवि कहते हैं कि जो लोग थे वो इसीलिए भी इसमें सफ़र करना नहीं चाहते थे कि जो वृद्ध अवस्था होती है ना, जो लोग बूढ़े होते हैं उनको कष्ट होगा ना, अपन उन्हें परेशान करेंगे तो। क्योंकि वो बस तो पूजा पाठ के लिए, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए थी। जो लोग मतलब यात्राओं पर जाते हैं उनके लिए तो उस बस में सवार कैसे किया जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी, हम पूछ रहे थे। तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, जो उनका एक मित्र था वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। मतलब क्या होता है, जो नई बसें होती है ना, जिसमें हमें विश्वास नहीं होता कि भैया पता नहीं कहीं गलत रास्ते तो नहीं ले जाएगी, तो वो ये कह रहे थे कि ये बस विश्वास लायक है, ये बस मतलब अच्छी है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मतलब उन्होंने बोला कि हमें बेटों की तरह बड़े प्यार से गोद में लेकर चलेगी, मतलब अच्छे से जगह वगह मिल जाएगी और हम अच्छे से लेकर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया वो 5 मित्र बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब जो उन मित्रों को छोड़ने आए थे तो कवि कहते वो ऐसे देख रहे थे जैसे उनसे अंतिम बार, आखिरी बार मिल रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, पर उनकी आंखें क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो आएगा, राजा रंक फकीर। वो कह रहे थे कि आया है सो जाएगा। मतलब जो भी इंसान आता है वो इस दुनिया से जाता भी है। जैसे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, भैया आया है, कोई भी गेस्ट आपके घर आते तो वो जाते भी तो है ना। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मतलब गाड़ी चालू हो गई थी। ऐसा जैसे सारी बस में इंजन है।
मतलब इस तरीके से उन्हें लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन जैसी है, मतलब पूरी बस इंजन ही है, ऐसा लग रहा था उन्हें, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। काँच बहुत कम बचे थे, काँच जो थे मतलब जो खिड़कियाँ थी वो बहुत कम बची थी, जो बचे थे उनसे हमें बचना था और जो बचे हुए काँच थे उनसे उन्हें बचना भी था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। उन्हें क्या लग रहा था, मित्रों को कवि कह रहे थे कि उनके जैसे सीट के नीचे ही इंजन चल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो गांधी जी का जब सविनय जब आंदोलन चलते थे तो ये बस जब भी वहाँ पर होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बस को जैसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। हर हिस्सा दूसरे के से असहयोग कर रहा था, मतलब जो हर हिस्सा था वो दूसरे, मतलब जो बस के हर हिस्से थे वो दूसरे हिस्सों से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जो पूरी बस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सामने से दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट का और बॉडी का से असहयोग चल रहा था, मतलब विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। उन्हें क्या लगता था कि कभी जो है वो जो सीट जिस पे वो बैठे हैं वो उनके शरीर को छोड़कर आगे निकल रही है। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। कभी उन्हें क्या लगता था कि सीट तो वहीं है और हम आगे भागे जा रहे हैं। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब वो 8-10 किलोमीटर चल गए तो उनके सारे जो ये भेदभाव मन के थे, जो भी उनकी परिस्थितियाँ मन में आ रही थी वो सब मिट गई। यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर हम बैठे हैं, सीट हम पर बैठी, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। वो बस इस तरीके से चल रही थी कि वो सीट पर बैठे हैं कि सीट उन पर बैठी है, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बस इस तरीके से हिल रही थी ज़ोर ज़ोर से। एकाएक बस रुक गई। एकदम से क्या हुआ, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। उन्हें फिर पता पड़ा उन्हें कि जो पेट्रोल की टंकी है ना उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। जो ड्राइवर है उसने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रखा, मतलब साइड में रखा, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली डालकर एक इंजन के अंदर डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद जो बस वाले भैया है ना, ये हिस्सेदार है ना, ये इंजन को निकाल कर क्या करेंगे, गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी नहीं लगा लेती है, इस तरीके से। ठीक है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। बस की रफ्तार क्या हो गई थी, अब 15-20 किलोमीटर मील हो गई थी। मुझे उसके किसी किस्से पर भरोसा नहीं था। मतलब मुझे उसके किसी भी हिस्से में बस ऐसी हो रही थी कि उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था कि भैया कब इस बस कब फिर रुक जाए, कभी ब्रेक फेल हो सकता है, कभी स्टीयरिंग टूट सकती है, कभी कुछ हो गया। तो प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने होते हैं। हाँ, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। वो कवि कहते हैं कि दोनों तरफ जब बस चल रही थी तो हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो हर पेड़ को क्या कर रहा था, अपना दुश्मन समझ रहे थे। क्यों ऐसा समझ रहे थे? क्योंकि उन्हें बड़ा डर लग रहा था कि कोई बस अगर इन पेड़ों से टकरा गई तो वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करते कि दूसरा पेड़ आ जाएगा, कहीं उसे बस नहीं टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। झील दिखती, कोई नदी दिखती तो उन्हें लगता था कि बस कहीं इसमें नहीं गिर जाए, है ना। इस तरीके से डर रहे थे वो सब। एकाएक फिर बस रुकी, फिर से एकदम बस रुकी और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह बस चालू नहीं हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। जो मतलब कंपनी के हिस्सेदार थे ना वहाँ के, वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब कि एकदम से बस कैसे रुक गई, बस तो बहुत अच्छी थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब रात में चांदनी के नीचे वृक्षों की छाया, मतलब पेड़ों की छाया के नीचे बस बड़ी उन्हें जैसे दयनीय लग रही थी। मतलब बहुत सीधी सादी होती है ना, जैसे बस पड़ी होती है, ऐसी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया हो, मतलब लग रहा है जैसे कोई बूढ़ा थक कर बैठ गया हो।
हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम इस बेचारी बस में इतने सारे लोग लदकर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणनाथ हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये बस मतलब पूरी ख़राब हो गई, पूरी टूट भी कर गई, तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। मतलब जो हिस्सेदार साहब थे उनने इंजन खोला बस का और उसमें कुछ सुधार किए। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। बस फिर थोड़ी सी आगे चली और उसकी बस की चाल फिर कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे जो वृद्धा की आंखों की जो ज्योति थी, मतलब आंखों के जो ज्योति होती है ना, मतलब जिससे हमें दिखाई देता है, वो जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वही उम्र ही नहीं रही। कवि कहते हैं कि आगे पीछे कोई गाड़ी आती तो किनारे पर वह एकदम खड़ी हो जाती और बोलती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो एक पुलिया के ऊपर मतलब चढ़े ही थे और एक टायर जो है वो फिस करके बैठ गया। मतलब उसकी टायर की हवा निकल गई। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। मतलब बस बहुत ज़ोर से हिली एकदम से और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर वो तेज़ स्पीड में बस होती तो उछलकर कहाँ नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो टायरों की हालतें जानते हैं। हिस्सेदार, कंपनी के जो हिस्सेदार है वो टायरों की हालत जानते, फिर भी इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है जो सही, मतलब उनने ऐसा सोचा। कवि कहते हैं कि इस आदमी के जो साहस, मतलब जो इसमें इतना साहस है, इतना बलिदान कर रहा है, उसकी भावनाओं का जो सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। कवि कहते हैं कि वो उन्हें ऐसा बोल रहे थे कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन होते ना, उसका नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारा उसका इंतज़ार करते। मतलब कवि कहते हैं कि अगर ये बस नाले में गिर जाती तो हम तो स्वर्गलोक के पहुँच जाते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मतलब वो बोल रहे हैं कि देवता मतलब हमारा इंतज़ार करते हुए यूँ कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के पीछे एक प्राण ही दे दिए, मतलब अपने प्राण दे दिए। मतलब खुद मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि वो हिस्सेदार आदमी खुद मर गया पर उसने उस गाड़ी का टायर नहीं बदला। मतलब उसको पहले ठीक करवाना चाहिए ना। इस तरीके से चला रहा है। मतलब अगर वो मर जाता, भगवान के पास पहुंच जाता, तो भगवान भी उस पर हंसते कि टायर नहीं बदला, खुद मर गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। दूसरा जो घिसा हुआ टायर था उस पर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्हें जो वक्त पर पन्ना जो उन्हें पहुंचना था ना, उसकी उम्मीद वो छोड़ दी थी कि पता नहीं बस कब पहुंचेगी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो बोल रहे थे, कवि कहते हैं कि पन्ना क्या, हमने तो कहीं पर कभी भी कहीं पर भी उम्मीद छोड़ दी थी पहुंचने की। भैया पता नहीं कहाँ तक चलेंगे, फिर कहीं बस नहीं रुक जाए। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी है वो इस बस में ही गुजर जाएगी और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम सीधे स्वर्ग लोग नहीं पहुंच जाएं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। इस धरती पर मतलब उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। फिर हमारा जो इतनी बेताबी हो रही थी, जो हमको तनाव हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए। हम मतलब बड़े इम्तिहान से, मतलब आराम से जैसे घर में बैठे रहते ना, इस तरीके से बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। चिंता सारी खत्म हो गई, हंसी मजाक करने लगे कि हमने पन्ना जाने की तो उम्मीद ही छोड़ दी, पता नहीं बस कब पहुंचाएगी। ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। एक बस में ही जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उसकी कहानी बता रहे कि बस कैसी है। मतलब वो ऐसा कहते हैं कि बस के टायर ऐसे हो रहे थे कि उसने बस के टायर चेंज नहीं करवाए, हिस्सेदार आदमी ने। मतलब जो कंपनी वाले जो बस चला रहे थे, पर वो अपने प्राण को हाथ में लेकर मतलब बस चलाया जा रहा है, ठीक है ना, और यात्रा करवा रहा है सबको।
तो इसके जो कवि है वो कौन है? हरिशंकर परसाई है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।